इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे जैसे पहले मैंने कल परसों भी आप लोगों को बताया था कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वी हैव टू सॉर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपके सिस्टम के सारे ऑपरेशन, सारी उसके फंक्शनिंग को वो हैंडल करता है। उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। दैट्स वाई इसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। जैसे आप लोग विंडोज इंस्टॉल करते हो वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सी इट इज द मतलब बेसिक एक आप लोगों का एक स्ट्रक्चर, उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी एक तरह की अरेंजमेंट बताई है उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये है आपका यूजर्स, मतलब वी आर द यूजर्स। हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कंप्यूटर के हार्डवेयर को मतलब उस के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं। हमारी इंटरेक्शन जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ करवाता है वो कौन करवाता है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी के साथ सारी मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल टाइप ऑफ सिस्टम एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। और यह होता है हमारे पास हार्डवेयर, जो हमारा सीपीयू प्रोसेसर वगैरह हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी, मेमोरी हो गया। ठीक है। तो वी इंटरेक्ट विद दीज सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस एंड द all the arrangement, all the structure with the help of operating system। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये होता है आपका। ठीक है। अब इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? अब हम इसको पहले तो रीड करेंगे कि आप लोगों ने इसको डिफाइन कैसे करना है। जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है दैट एक्ट्स एन इंटरफेस। इंटरफेस होता है एक तरह का कम्युनिकेशन भी, एक तरह का इंटरमीडिएटर। ये हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एज एन इंटरफेस काम करता है। सो इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड द यूजर। ठीक है। सिस्टम के हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो मतलब एज एन इंटरफेस काम करता है वो कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इट हैंडल्स ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। जितनी भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं, अब जैसे आपने कोई भी काम करना है तो उसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के ऊपर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो वो जितनी भी इंटरेक्शंस करवाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आपस में करवाता है, उसको कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो ऑल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द ओएस एट द बेस लेवल। हमने पहले ही पढ़ लिया कि यही एक ऐसा सिस्टम है जो कि मतलब जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के काम है उनको हैंडल करवाता है। ठीक है। और इट आल्सो परफॉर्म्स द फंक्शंस लाइक मेमोरी प्रोसेसेस। ठीक है। और जितने भी आपकी इंटरेक्शन है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीज के लिए ये मतलब रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनकी भी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इसी ने करवानी होती है। दैट्स वाई इसको रिसोर्स मैनेजर भी बोला जाता है। गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ जी, ये जैसे हमने पढ़ ही लिया। हम लोग अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू जो है, हम लोग अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपने पीडीएफ या वर्ड या किसी भी और एप्लीकेशन, किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करवाते हैं। तो वी इंटरेक्ट एप्लीकेशन विद द एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और हार्डवेयर के बीच में ऐसे एज एन इंटरमीडिएट, एज एन इंटरफेस वो काम करता है। ठीक है। सो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन। अब हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब इसके गोल्स क्या हैं। कन्वीनियंस है, इसकी वजह से हम लोग अपने सिस्टम को कन्वीनियंटली हम लोग यूज कर पाते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्रूव्स द यूज ऑफ अ मशीन। यस, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, आप सोचो आपके पास स्क्रीन ही ना हो, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, आपके पास विंडोज ना हो, आप कंप्यूटर सिस्टम को कैसे यूज कर पाओगे? ठीक है। सो इट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट टू यूज योर कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स ऑल दी कंपोनेंट्स। ठीक है। इन अ कन्वीनियंट वे। ओके। एफिशिएंसी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज ड्यू टू द लेस टाइम स्पेंट कॉन्फ़िगरिंग द सिस्टम। यस, एफिशिएंटली आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आप उनको और जितने भी पार्ट्स हैं और हार्डवेयर है उसके साथ में इंटरेक्ट करते हो, आप अपना काम परफॉर्म करते हो, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप एफिशिएंटली यूज करते हो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम ना। Ability to evolve, it should be designed in such a way that it allows for the effective development, like testing हो गया,
इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर्स हो गया विदाउट इंटरफेयरिंग द सर्विसेज ना। तो यस, आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होता है ना, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी आती रहती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपने किस तरह की विंडो डलवा रखी है, कैसे इंस्टॉल करवाई हुई है, तो उसके अंदर कितने फीचर्स हैं। तो ये इसकी वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव भी होती है, हम लोग चीजों को टेस्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास न्यू जो फीचर्स हैं वो भी हमारे पास आते रहते हैं, हम न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। हम लोग तो उससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम की कोई सर्विस के ऊपर या उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि जितने भी हमारे इसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको, पेरिफेरल डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करवाता है, ठीक है। सारी मैनेजमेंट यही करता है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर। मतलब जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट को कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब इसके हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहले हमने बोला मेमोरी मैनेजमेंट। देखो जब भी कोई कंप्यूटर, जब भी कोई प्रोग्राम या कोई प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर एंटर होती है, ठीक है, तब उसको वहां पे स्टे करने के लिए स्पेस चाहिए होती है। तो कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है, तो किसको कितनी मेमोरी असाइन कर रखी है, तो ये सारी चीजों की मैनेजमेंट कौन करवाता है, कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपका होता है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। वेन एवर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इट हैज टू बी प्रेजेंट इन द मेमोरी, ठीक है। ऐसे होता है ना, जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, मैंने मेमोरीज वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब सीपीयू होता है वो मेन मेमोरी में से ही मतलब इंस्ट्रक्शंस को उठाता है। तो दीज प्रोग्राम शुड बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी। तो ये एक स्टोरेज एरिया होता है। सो प्रोग्राम जब कंप्लीट होता है, मेमोरी रीजन इज रिलीज्ड, ऐसे होता है ना। अब उस प्रोग्राम का काम खत्म हो गया, जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसकी स्टोरेज वहां से, मतलब उसकी स्टोरेज रिलीज करवा देना, मतलब उससे वो मेमोरी जो है वो वापस ले लेना। तो ये सारा काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है, डी एलोकेट करवानी है, ये सारा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। It keeps a record of which part of the primary memory is used by whom and how much। मतलब कितनी कितना कौन सा एड्रेस, कौन से मतलब मेमोरी लोकेशन किस प्रोसेस को आपने असाइन कर रखी है, और कितनी स्पेस उस प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई कर रखी है, ये सारा कुछ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट्स द मेमोरी वाइल मल्टी प्रोसेसिंग, जब आप मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है, मल्टीपल प्रोसेसेस एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो उनके अंदर, उनके बिटवीन, उनके अमंग मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम भी इसी का होता है, ठीक है। सो इसके अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करता है विच प्रोसेस एक्वायर्स मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच द मेमोरी दे गेट। तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, दिस इज नोन एज द मेमोरी मैनेजमेंट। अब सेकंड हमारे पास होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड इट्स शेड्यूलिंग। प्रोसेसर मतलब हम जैसे पहले ही पढ़ा है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर सारी प्रोसेसिंग हैंडल करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसर जो होता है सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। तो अब प्रोसेसर जब एग्जीक्यूशन चल रही होती है प्रोग्राम्स की, तो कौन सी प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल देना है, ठीक है। तो वो सारी मैनेजमेंट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एवरी सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम वेदर इन द बैकग्राउंड और इन द फ्रंट एंड ना, वो एक प्रोसेस होती है। सो प्रोसेसर मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूशन यूनिट इन विच अ प्रोग्राम ऑपरेट्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन करता है स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर एंड द प्रोसेसर। वो एक पर्टिकुलर जॉब को सिलेक्ट करता है, ठीक है, एंड इट्स प्रोसेसर, और एलोकेट करता है प्रोसेसर टू द प्रोसेस। मतलब लेट्स सपोज आप लोग एज अ स्टूडेंट, आप लोग इंस्टीट्यूट में आए हो, है ना। अब आप लोगों को स्टडी करनी है, आप लोगों को अपनी क्लास अटेंड करनी है, तो आप लोगों को आपका टीचर असाइन करना कि हाँ जी आपकी क्लास इस टीचर के पास लगेगी, और ये टीचर 1 घंटे के लिए आपके पास रिजर्व रहेगा, ये आपको टीच करवाएगा। सो सिमिलरली ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जब भी कोई प्रोग्राम या प्रोसेस एंटर होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तब उनकी एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर किसको एलोकेट करना है और कितने टाइम के लिए एलोकेट करना है, तो ये सारी मैनेजमेंट और ये सारी शेड्यूलिंग कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स प्रोसेसर्स टू द प्रोसेसेस। और जब जब इसने असाइन करना है तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा, जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो गया उससे प्रोसेसर वापस ले लेना, फ्री करवा देना, ये भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो कीप रिकॉर्ड ऑफ द सीपीयू स्टेटस। सीपीयू का स्टेटस सारा यही मैनेज करके रखता है कि जो प्रोसेसर है वो कौन से टाइम पे वो बिजी है और कब वो फ्री होता है, कब आपने उसको असाइन करना है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। Give me a second, please.
हाँ जी, तो हाँ, आपके पास ना डिफरेंट इसके ये भी होते हैं सीपीयू स्केड्यूलिंग के, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आएगी, ठीक है, प्रोसेस, तो उसको सबसे पहले सीपीयू एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कौन सा स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो फॉलो किया जा रहा है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, किसका टाइम सबसे कम है, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग हो सकता है, प्रायोरिटी के बिहाफ पे स्केड्यूलिंग की जा सकती है। तो ये डिफरेंट इसके एल्गोरिथम्स होते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसका होता है रोल, वो होता है डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइसेस को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम रेगुलेट करता है डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द कनेक्टिंग यूजिंग द ड्राइवर्स। प्रोसेसर्स में रिक्वायर डिवाइसेस फॉर देयर यूज, सो दिस मैनेजमेंट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने बोला ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप लोग यूज करते हो, या आप लोगों का कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस जो है वो यूज करती हैं, तो किसको किसके साथ कनेक्ट करवाना है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स। तो जो भी आपकी डिवाइस होती है ना आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, अगर आप चेक करो तो उनको ना, उनकी सेटिंग्स कहीं ना कहीं कनेक्ट की जाती है, मतलब उनको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर ड्राइवर्स ना। जैसे एक कार को उसका ड्राइवर जो है वो हैंडल करता है कि उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है कार को, है ना। तो सिमिलरली किस डिवाइस की मैनेजमेंट कैसे होनी है, उसकी क्या सेटिंग है, वो सारी कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स की जाती है। लेकिन ये मैनेजमेंट करवाएगा कौन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। वो एलोकेट और डी एलोकेट डिवाइस टू द डिफरेंट प्रोसेसेस, किस प्रोसेस को कौन सी डिवाइस चाहिए, किसका कंट्रोल चाहिए, और किस प्रोसेस से कौन सी डिवाइस जो है वो डीएलोकेट करवानी है, वापस लेनी है, उसका कंट्रोल, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड मैनेज करता है, डिसाइड्स विच प्रोसेस कैन यूज विच डिवाइस ऑफ हाउ मच टाइम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कौन सी प्रोसेस कौन सी डिवाइस को यूज करेगी और कितने टाइम के लिए यूज करेगी। उसके बाद हमारे पास फाइल मैनेजमेंट का आता है। यस, आप लोग कौन सी फाइल्स जो है वो कब क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कब वहां पे वो रिसीव हो रही हैं, कहाँ पे कितने टाइम के लिए वो स्टे करनी है, कितनी मेमोरी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है, जब वो आप उनको डिलीट करते हो तब उनकी मेमोरी जो है वो रिलीज होती है। ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो इट मैनेजेस रिसोर्सेज एलोकेशन एंड देयर डी एलोकेशन। ये स्पेसिफाई करेगा विच प्रोसेस रिसीव्स द फाइल एंड फॉर हाउ लॉन्ग। सो इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके यूसेस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वट एवर द ऑपरेशन आर बींग परफॉर्म्ड, तो उनकी सबकी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। ठीक है, इट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेटस एंड द लोकेशंस ऑफ द फाइल, कौन सी लोकेशन पे पड़ी है, एलोकेट और डी एलोकेट करना उसके रिसोर्सेज को, और डिसाइड करना हु गेट्स द रिसोर्सेज। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट तो है ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। It is the procedure that allows users to maximize the utilization of storage devices. So, while also protecting the data integrity on whatever the media on which it lives, ना। तो ये डिपेंड करता है कि स्टोरेज डिवाइसेस की जो यूटिलाइजेशन है, मतलब आप लोग स्टोरेज को बेटर यूटिलाइज कर सको विदाउट वेस्टिंग एनी लोकेशन। आप हमारे घर में भी हम लोग चीजें, अगर मैं सिंपल एग्जांपल हूँ, हम लोग करते हैं ना कि चीजों का बेस्ट यूज करना विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है, तो ये सारा काम इसी का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये काफी वास्ट चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपका नेटवर्क की विजुअलाइजेशन है, रेप्लिकेशन है, ठीक है, सिक्योरिटी कॉम्प्रेशन, डिडुप्लीकेशन हो जाता है, ट्रैफिक एनालिसिस हो जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक तरह के इंचार्ज होता है स्टोरिंग और असेसिंग फाइल्स का, उनको स्टोर करवाना और उनको असेस करवाना। सो फाइल्स को क्रिएट करना, किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करना, उनको रीड करवाना, उनको राइट करवाना, फाइल्स ना एंड डायरेक्टरीज, तो ये उसके कंटेंट्स को कॉपी करवाना, तो क्या लोकेशन है, ये सारी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है, इंप्रूव करना परफॉर्मेंसेस ऑफ द डेटा स्टोरेज रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइजेस द रिसोर्सेज ऑफ वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो ये असिस्ट करता है बिजनेस इन स्टोरिंग मोर डाटा ऑन द एग्जिस्टिंग हार्डवेयर, स्पीडिंग अप द डाटा रिट्रीवल प्रोसेस, प्रिवेंटिंग द डाटा लॉस, और मीटिंग द डाटा रिटेंशन रेगुलेशंस, लोअरिंग द आईटी कॉस्ट। तो ये एफिशिएंसी बढ़ाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, क्योंकि अगर आपको लेट्स सपोज अगर आप कोई फाइल के ऊपर क्लिक कर रहे हो, वो अभी ओपन ही नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है, तो आपका इट मींस हम बोलते हैं ना सिस्टम स्लो है। तो ये सारी प्रोसेसेस बेटर वे में स्मूथली परफॉर्मेंस इनकी रहे, तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, सिक्योरिटी हमने पढ़ ली इसकी। फॉर सिक्योरिटी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम एम्प्लॉय फायर वॉल, आजकल फायर जैसे एंटीवायरस की तरह फायर वॉल भी एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सिक्योरिटी के लिए इनके अंदर इनबिल्ट भी होता है। तो ये डिटेक्ट करता है अगर कोई थ्रेट आता है ना, तो ये उसको डिटेक्ट करवा के उसको, मतलब उससे आपके कंप्यूटर सिस्टम का मतलब इट प्रिवेंट्स एनी सॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ डाटा।
ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं। जॉब अकाउंटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितनी जॉब्स हैं, कितनी प्रोसेसेस है, किसको कौन सा रिकॉर्ड आपने देना है या क्या, वट एवर दी अकाउंटिंग इज गोइंग ऑन, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। सारे सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। कोई एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, एरर की डिटेक्शन की जो गारंटी होती है, दैट इज डिलीवरी reliable across susceptible networks. So operating system is continuously monitor the system to locate or recognize problems and protect the system from them. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई आपके सिस्टम के अंदर, और उससे उसको प्रोटेक्शन कैसे करनी है आपके कंप्यूटर सिस्टम की। सो कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड द यूजर्स, ठीक है, बाकी जो आपके सॉफ्टवेयर जो आपके इंस्टॉल्ड हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और उनको कोऑर्डिनेट करवाना यूजर्स के साथ, ये किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। बूटिंग प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो वो आपके पास जो ब्लैक स्क्रीन आती होती है जहाँ पे लिखा होता है ना BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज बूटिंग ना। तो उस टाइम पे भी मतलब एक तरह की उसको मैनेज करना, उसकी मैनेजमेंट, तो ये सारा काम किसका होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। दिस इज नोन एज द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर व्हाट एवर द फंक्शंस यू आर यूजिंग देयर। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो होता है ना, वो एक कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक तरह का बहुत ही मेजर पार्ट। जैसे हम लोग बोले ना हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन हमारा कर्नल है, हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, वो हमारे ब्रेन के थ्रू है। ठीक है, हमारी इंटेलिजेंसी, हमारे पास हमारा दिमाग ना हो, हमारा दिमाग फेल हो जाए, विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड ना। तो सिमिलरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसका कर्नल है, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक कोर पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी काम परफॉर्म कर होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, इसके कर्नल की हेल्प से। सो कर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज द प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द प्रोसेसेस ऑफ अ कंप्यूटर। So the kernel connects these two in order to adjust resources as effectively as possible. अब जैसे, हाँ जी, हमने क्या बोला कि एक इट इज नेम एट कर्नल बिकॉज इट ऑपरेट्स इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक अ सीड इनसाइड अ हार्ड शेल। ऐसे होता है ना, अगर एक शेल के अंदर एक छोटा सा सीड जो काम करता है, सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका कर्नल काम कर रहा है। सो ये होती है इसकी प्लेसमेंट, ऐसे होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर उसका कर्नल है जो रिजाइड कर रहा है, तो ये इसको हैंडल करेगा। अगर कर्नल सही से वर्क ना करे तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल आल्सो नॉट बी एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो कर्नल एक बहुत तरह का इनिशियल प्रोग्राम होता है दैट इज लोडेड अप ऑनटू द मेमोरी बिफोर द बूट लोडर ना। तो ये लोडर्स होते हैं। अब इसके पर्पसेस क्या है, जो हमने अभी पढ़ा कि कर्नल के क्या पर्पसेस होते हैं। इसकी भी अलग अलग जॉब्स हो सकती हैं, जैसे प्रोसेस, मेमोरी मैनेज करवाना, डिस्क स्टोरेज, लो लेवल नेटवर्किंग। अब इनके देखो पर्पस हम पढ़े, इट डिटर्मिन्स व्हिच प्रोसेस इज द नेक्स्ट प्रोसेस ऑन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट व्हेन एंड हाउ लॉन्ग। तो कर्नल मतलब एक तरह का ये डिफाइन करवाता है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन सी है जो एग्जीक्यूट होने जा रही है, किसको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, कितने टाइम पे किया जाएगा, कितने लंबे टाइम के लिए किया जाएगा। सो मॉनिटर्स हाउ मच मेमोरी इज बीइंग यूज्ड टू स्टोर व्हाट एंड वेयर, कौन सी मेमोरी, कितनी मेमोरी यूज होनी है, ठीक है, और कब कितनी स्टोरेज के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे, किस चीज के लिए यूज करेंगे और कहाँ पे करेंगे। ठीक है, इट सर्व्स एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द प्रोसेसेस। हार्डवेयर और प्रोसेसेस जो भी आपके काम परफॉर्म हो रहे हैं, जो प्रोग्राम और प्रोसेसेस एंटर हो रही हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उन प्रोसेसेस के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एज एन इंटरप्रेटर काम करवाना, ये कर्नल हैंडल करवाता है। इट रिसीव्स रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस फ्रॉम द प्रोसेसेस वाया द सिस्टम कॉल्स। यस, ये एक आपके पास एक नया टॉपिक है, आपका एक मेजर टॉपिक है, अभी हम इसको थोड़े टाइम तक इसको वो करेंगे, रीड करेंगे। इट इज नोन एज सिस्टम कॉल्स। मतलब ये जितनी प्रोसेसेस है, ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट अगर कोई आती है, किसी प्रोसेस को कोई कौन सी चीज चाहिए वो उसके लिए रिक्वेस्ट करती हैं, तो रिक्वेस्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। तो उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका कर्नल पार्ट। ठीक है, तो अब ये कैसे किया जाता है, अब हम इसको करेंगे, रीड करेंगे। तो if the developers implement the kernel appropriately, it is out of the sight of the use. It operates as it operates in its own area called the kernel space. हमने अभी पढ़ा, it allocates memory, monitors where everything is stored in the kernel space. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट
टॉपिक्स हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज द सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल एक ऐसा मेथड है, देखो कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा प्रोग्राम है टू रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच इट इज रनिंग। अब ये सिस्टम कॉल कैसे इंटरेक्ट करवाएगी? देखो लेट सपोज अगर मैं बोलूँ कि आप लोग हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, तो हमने वहां पे जाके किससे मिलना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, हम वहां पे जाके रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं ना, तो रिसेप्शनिस्ट हमारी रिक्वेस्ट को आगे फर्दर जिस डिपार्टमेंट के अंदर हमें जाना है, जिस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, तो आगे फर्दर हमारी कनेक्टिविटी उस डिपार्टमेंट के साथ करवा देते हैं। तो हमारी जो रिक्वेस्ट या हमें वॉट एवर वी नीड ना, हमारी नीड्स वहां से फुलफिल करवाई जाती हैं। तो सिमिलरली सिस्टम कॉल का भी यही काम होता है। अब सिस्टम कॉल क्या है? इट इज अ मेथड फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच इट इज रनिंग। ठीक है, सिस्टम कॉल इज अ मेथड ऑफ इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम वाया प्रोग्राम्स के थ्रू ये इंटरेक्शन करते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ठीक है, सॉफ्टवेयर की तरफ से जो एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, किस चीज के लिए भेजी जाती है, कौन सी सर्विस इनको चाहिए प्रोसेसेस को, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से। सो दैट इज नोन एज सिस्टम कॉल। ऑपरेट इसका एक और टॉपिक होता है, ये होता है एप्लीकेशन एपीआई। तो ये कनेक्ट करता है एपीआई का, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इंटरफेस हमने पहले ही पढ़ा है, दो चीजों के बीच में एज एन इंटरमीडिएटर काम करता है, एज कनेक्टिविटी काम करता है। सो एपीआई जो होता है, इट कनेक्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन टू द यूजर प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं जो हम पहले पढ़ के आए हैं, उनको यूजर के प्रोग्राम्स के साथ कनेक्ट करना, उनके बीच में लिंक इस्टेब्लिश करवाना, ये एपीआई की हेल्प से होता है। ठीक है, अब हम देखो हाउ सिस्टम कॉल वर्क, आपकी सिस्टम कॉल जो है वो वर्क कैसे करती है। अब हम पहले पढ़ते हैं। जब सिस्टम कॉल होती है, इट कनेक्ट्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के साथ कनेक्ट हुई, विच एग्जीक्यूट्स इन द कर्नल स्पेस ना। सो व्हेन एन एप्लीकेशन क्रिएट्स अ सिस्टम कॉल, जब भी कोई एप्लीकेशन एक सिस्टम कॉल क्रिएट करेगी, इट मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द कर्नल। सबसे पहले उनको कर्नल से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इट अचीव्स दिस यूजिंग एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट किया जाता है, मतलब अगर कर्नल, मतलब जब होता है ना किसी पर्सन से आपको कोई चीज चाहिए होती है, तो हम उसको इंटरप्ट करते हैं, एक्सक्यूज मी, कुड यू डू मी अ फेवर। तो हम सिमिलरली इस इनके बीच में भी इंटरप्शन होती है। तो जब उनकी करंट प्रोसेस कोई चल रही होती है, तो उसको स्टॉप करके, सो उसका जो प्रोसेसर का या किसी भी चीज का जिसका कंट्रोल, जिस जिस चीज की रिक्वेस्ट की जाती है प्रोसेस को, ठीक है, तो उस प्रोसेस को, जो करंटली जो काम चल रहा है उसको स्टॉप करके, ठीक है, तो जो इंटरमीडिएटली या हम बोले अर्जेंटली जिसको कंट्रोल चाहिए जिस चीज का, तो उनका जो ट्रांसफर करवाना है वो ऑपरेटिंग इसके कर्नल का काम होता है। तो ये पॉज कर देंगे आपकी करंट प्रोसेस को और ट्रांसफर कर देंगे अपने कंट्रोल को कर्नल को। तो ये सारा काम ये सिस्टम कॉल का होता है। सिस्टम कॉल ने ये सारा काम करवाना होता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो है, जब उसको परमिशन मिल जाती है, कर्नल परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन। जब उसको परमिशन मिल गई, है ना, प्रोसेस एंटर हुई, उसको परमिशन मिल गई जो उसने रिक्वेस्ट की थी, तो कर्नल जो होता है उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, जो एक्शन उसको चाहिए प्रोसेस को। ठीक है, तो वो एक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। लाइक अगर लेट सपोज क्रिएटिंग है, डिलीटिंग फाइल हो रही है, इनमें से कुछ भी काम करवाना है, तो ये काम किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका मतलब बेसिकली सिस्टम कॉल का जो होता है काम होता है। सो व्हेन द ऑपरेशन इज फिनिश्ड, जब वो काम परफॉर्म हो गया, कर्नल रिटर्न्स द रिजल्ट टू द एप्लीकेशन। तो रिजल्ट एप्लीकेशन को वापस मिल जाते, देन मूव्स द डाटा फ्रॉम द कर्नल स्पेस टू द यूजर स्पेस इन मेमोरी। फिर कर्नल स्पेस से उठा के रिजल्ट्स कहाँ पे स्टोर कर दिए जाते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो ये सारा आपका सिस्टम कॉल का होता है। सिस्टम कॉल्स किस तरीके की हो सकती हैं? ये हो सकती हैं प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन। तो मतलब ये सारी एक तरह की सर्विसेज हैं। ये सारी सर्विसेज जिस प्रोसेस को चाहिए, तो वो सिस्टम के अंदर एंटर होके एक तरह की रिक्वेस्ट की जाती है। जो भी आप काम परफॉर्म करवाते हो ना, वो एक तरह की रिक्वेस्ट जाती है कि अब आपको ये काम परफॉर्म करवाना है, तो वो काम किसकी हेल्प से परफॉर्म होगा। ठीक है, तो वो ये रिक्वेस्ट जो भेजी जाती है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल भेजी जाती है। ठीक है, ये सारा काम सिस्टम कॉल का होता है।
अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ये हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यूजर इंटरफेस क्या होते हैं, मैंने पहले ही बोला है। आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ, लेट सपोज आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, आपका लैपटॉप है, लेकिन उसके अंदर आपको स्क्रीन ही नहीं मिल रही है, ब्लैक स्क्रीन है, वो बंद पड़ा है, आप कैसे काम कर लोगे अपना? आप काम परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो जो स्क्रीन आपको मिलती है ना एक तरह की, वो स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल रही है। तो वो एक तरह का इंटरफेस होता है आपके बीच में और आपके कंप्यूटर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में, आप लोगों का लिंक स्टेब्लिश करवाना, वो होता है इंटरफेस, कनेक्टिविटी, एक तरह का कनेक्शन पॉइंट। तो वो यूजर इंटरफेसेस होते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैंने कल परसों भी पढ़ाया था, डेली वैसे में बताती हूँ। दो तरह के आपके पास मेजर पॉइंट्स आ जाते हैं। एक होता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। जीयूआई इंटरफेस वो है जिसको हम जिसका नाम ही बता रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हर एक चीज जो है वो ग्राफ्स की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, आइकन्स की फॉर्म में अवेलेबल है, पिक्चर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। जो हम लोग आजकल विंडोज अपने सिस्टम्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर आप लोग यूज कर रहे हो, आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर आपकी डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं, आपकी चाहे एमएस वर्ड की फाइल है, चाहे एक्सेल की फाइल है, कोई भी फाइल पड़ी है, तो ये सारा कुछ इंटरनेट का साइन है। तो ये सारा कुछ आपके पास आइकन्स, इमेजेस के फॉर्मेट में पड़ा है। आपको आसान होता है कंप्यूटर सिस्टम यूज करना, क्योंकि सारा कुछ फोटोज की फॉर्मेट के अंदर आपके पास पड़ा है। लेट सपोज आपके पास बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो, आपको कैसे पता चलेगा कैसे काम करवाना है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, इट इज क्वाइट कन्वीनियंट ना। तो जितने भी विंडोज मैकिंटॉश जो आपके पास हैं, दे प्रोवाइड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट लेट्स यू टू कंट्रोल द सिस्टम बाय यूजिंग अ माउस क्लिक graphical objects on the screen. So it is based on the desktop metaphor. Graphical object appear on the background, representing resources that you can use. So icons are the picture that represent computer sources, like आपका प्रिंटर है, डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी चीज है। ठीक है। जब आप उनके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे पास आता है कमांड लाइन इंटरफेस, सीएलआई जिसको बोल देते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी काम होता है वो आपकी कमांड्स के थ्रू होता है। आपको हर एक चीज, कोई ओपन करवानी है फाइल, उसके लिए भी आपको कमांड देनी पड़ेगी, कोई प्रोग्राम बंद करवाना है, क्लोज करवाना है, उसके लिए भी आपको कमांड देनी पड़ेगी। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द GUI। ये पूरी तरह कमांड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, हर एक चीज की कमांड देनी पड़ती है आपको। जैसे एमएस डॉस आप लोग यूज करते हो, कभी एमएस डॉस जो है ना, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सर्च करके देखना, तो वहां पे आपको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन है, उसके ऊपर सिर्फ व्हाइट कलर की कमांड्स दिखाई देगी। ऐसे जो हम लोग ये, आप लोग विंडोज के अंदर ये सारा कुछ आपको आइकन्स के अंदर यूज हो रहा है, शो हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारा होता है आप जो आपको इंटरफेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि आपके पास किस तरह के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितनी तरह के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी देयर। सो फर्स्ट इज व्हाट इट इज नोन एज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, एक बैच, बैच के अंदर जो काम होता है। जैसे लेट सपोज ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, इनको बैचेस की फॉर्म में आगे फर्दर सीपीयू को एलोकेट किया जाता है, सीपीयू उनके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। So it does not interact with the computer directly. There is an operator, ऐसा ऑपरेटर है which takes similar job, जो इनकी सेम। लेट सपोज आप लोगों में से 10 स्टूडेंट मेरे पास आए ना, उनमें से 5 स्टूडेंट्स को मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जो जिनकी रिक्वायरमेंट सेम होगी, अगर पांचों बच्चों ने मैथ का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम उनको इकट्ठा कर देंगे कि इनको मैथ का सब्जेक्ट पढ़ना है, इनको हम ये वाला कंट्रोल दे देते हैं। तो एक बैच के अंदर काम परफॉर्म करवाना। ठीक है। तो सिमिलर जॉब हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रुप देम इनटू द बैचेस, उनको एक उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर टू सॉर्ट द जॉब्स विद द सिमिलर नीड। ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारी मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन अच्छी हो जाती है एट अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स एफिशिएंटली बाय प्रोसेसिंग देम इनटू द ग्रुप्स। एक ग्रुप के अंदर चीज कर ली जाए तो वो बेटर होती है। अब जैसे लेट सपोज आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना हो, या आपको एक ही काम, आप एक ही काम दिन में 10 बार कर रहे हो, rather देन आप बोलते हो कि सबको इकट्ठा कर दो, मैं इकट्ठों को ही बता दूंगा ये चीज, तो वो इजी होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं, वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। ये देखो मल्टी प्रोग्रामिंग, ये मेमोरी का पार्टीशन है, यहाँ पे ये जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मोर देन वन प्रोग्राम इज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एंड एनी ऑफ देम
one of them can be kept in the execution. So this is basically used for the better utilization of the resources. मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्राम्स जब आप लोग एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर पाते हो, ठीक है, तो उनकी बेटर यूटिलाइजेशन हो जाती है, सीपीयू की भी, प्रोसेसर की भी, और मेमोरी की, स्टोरेज की भी। ऐसे ही होता है, आप एक टाइम पे एक एक काम लेके बैठे रहो, सिमिलर काम है, एक एक चीज को हम करें, रेदर देन हम ग्रुप में कर लें, तो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों चीजें सेव होती हैं, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट वे। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जहां पे विच द an operating system in which more than one CPU is used for the execution of the resources। एक से ज्यादा प्रोसेसर जब यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ये देखो यहाँ पे सीपीयू, CPU1, CPU2, CPU3, ये आपकी मेमोरी है। यहाँ से वो डाटा को फेच करते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया जाता है। ये होती है मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स एक टाइम पे यूज करना। एक होता है हमारे पास मल्टीटास्किंग, ये मल्टी प्रोसेसर है, ये होता है मल्टीटास्किंग। टास्क एक टाइम से एक टाइम पे एक से ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना, वो होता है मल्टीटास्किंग। अब इस टाइम पे मैं जो अपने सिस्टम के ऊपर कर रही हूँ ये मल्टीटास्किंग है। मैं एक साइड पे मैंने वर्ड की फाइल ओपन की हुई है जिससे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया। अब एक टाइम एक एक जगह पे मैंने जूम एप्लीकेशन ओपन की हुई है जिससे मैं आप लोगों को टीच करवा रही हूँ, मैंने आप लोगों को कनेक्ट किया हुआ। तीसरा मैंने इंटरनेट ओपन करके रखा हुआ है। तो ये मल्टीटास्किंग होती है, एक टाइम पे डिफरेंट ऑपरेशन जब परफॉर्म करवाना, वो होता है मल्टीटास्किंग, डिफरेंट टास्क करवाना। एक होता है आपके पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, ये देखो, ये सीपीयू है, ये यूजर 1 2 3 4 5 6, मतलब ये मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सीपीयू का जो टाइम है ना उसको वो डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक टाइम पे सबको प्रोसेसर एलोकेट होगा, लेकिन वो ऐसे एलोकेट होगा, दूसरी प्रोसेस को ऐसे नहीं लगेगा कि मैं वेली बैठी हूँ। सबको डिवाइड इक्वल टाइम इंटरवल, लेट सपोज 5 जो है, 5 सेकंड जो है, इसके लिए इसको इतना दिया, फिर सीपीयू का कंट्रोल दूसरी प्रोसेस के पास चला गया। ये देखो एक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट, अब ये यूजर 5 ये एक्टिव स्टेट में है, इस टाइम इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, और नेक्स्ट जो यूजर है उसकी जो प्रोसेस है उसकी जो रिक्वेस्ट है वो रेडी स्टेट में है, इसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो इसको बोलते हैं, इसका जो है टाइम जो वो डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, जैसे हमने बोल दिया कम्युनिकेशन नेटवर्क आ गया ये जैसे, ठीक है। ये आपका सीपीयू है, सीपीयू मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3, मेमोरी, ये आपके पास 3, मतलब अब इसके अंदर काम कैसे होता है अगर हम बात करें, ये भी आपका इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सिस्टम्स पोजेसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड द सीपीयू। हर एक प्रोसेस की, यहाँ पे देखो, हर एक की अपना प्रोसेसर है, हर एक का अपना जो है उसकी मेमोरी है, तो हर एक कोई इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग इसको यूटिलाइज करवा रहे हैं। अब उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यस, हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग एनहेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, मतलब हम और भी चीज़ों को अटैच कर लेते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ इसकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स मैनेज, मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज देयर कंप्यूटर सिस्टम। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करके रखें, उसको बेटर मैनेज करें, ऑप्टिमाइज करें। It includes a wide range of tools and applications that perform specific tasks to improve the performance, उसकी सिक्योरिटी, उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। अब देखो हमारे पास किस किस तरह के इसके अंदर यूटिलिटी आ जाती हैं, जैसे आपका एंटीवायरस। हम लोग एंटीवायरस, हम बोलते हैं ना आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस है। एंटीवायरस हम लोग क्यों इंस्टॉल करवाते हैं? ताकि अगर कोई वायरस एंटर हो हमें पता चल जाए कि वायरस आ गया है, या फिर उस वायरस को डिटेक्ट करवा के उनको उनके इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करवाना है। तो इससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी रहती है, उसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये एंटीवायरसेस आपके पास आ जाते हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज यूज टू मैनेज द फाइल स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग
डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। कंप्रेशन टूल के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल्स को कंप्रेस करवा के रखवाना, उनके साइज को, मतलब उनके साइज को, मतलब ये नहीं उनका डाटा डिलीट हो जाएगा, उनके साइज को कंप्रेस कर देना, थोड़ा कम कर देना। ठीक है, उनको जैसे हम बोलते हैं ना जिप फाइल बना लो, जिप फाइल हम लोग यूज करते हैं। विन रार हो गया, विन जिप हो गया, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क मैनेजमेंट टूल आपके पास आ जाता है। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट ये किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड, इट इनेबल्स अस टू मैनेज एंड मैनेज द डिस्क ड्राइव्स जो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, उनके पार्टीशंस को। ठीक है, उनके पार्टीशंस को भी मैनेज करना है। इट इज यूज टू मैनेज द ड्राइव्स इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम, लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव जो हमारी है उसको मैनेज करवाना, फ्लैश ड्राइव्स को मैनेज करवाना। तो ये आप सारी जो ये जो पार्टीशन होता है इसको आप कैसे यूज करोगे, कैसे बेटर वे में आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये भी हमारे पास होते हैं। क्लीन अप टूल आ जाते हैं हमारे पास ना, क्लीन अप होता है जो अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, ठीक है, तो उनको डिलीट करवा देना। कोई ट्रैश फाइल्स हैं हमारे मोबाइल फोन्स में भी, तो हमारे पास हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। मैंने भी अपने फोन के अंदर रखा हुआ है क्लीन करने के लिए कि उसको सॉफ्टवेयर को, ताकि जो फाइल्स के साथ कोई एक्स्ट्रा मुझे लगे कि ऐसा डाटा जो है वो, जो जंक फाइल्स होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन उन्होंने आपकी मेमोरी बढ़ा रखी है, आपके प्रोसेसर का वो टाइम ले रही हैं, तो हम इनको क्लीन करवा देते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये सारे होते हैं एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जिनको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, आप अपने लैपटॉप में या अपने फोन के अंदर भी, हम आजकल तो हमारा जो फोन है उसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है, हमारे फोन के अंदर भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो हम ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है इनको हम यूज करवाते हैं किस चीज के लिए, ताकि हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी रहे, अच्छी बनी रहे, स्मूथ चलती रहे, उसके मैनेजमेंट को और उसकी फंक्शनिंग को और स्मूथ बनाना, एफिशिएंट यूज कर सके हम इसका। ठीक है, सो दिस वाज योर टुडेज चैप्टर। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को, आज के चैप्टर के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई, कोई डाउट हो आप लोगों का, कोई क्वेरी हो? मीटिंग एंड होने वाली है 1 मिनट के अंदर, अपने आप ही एंड हो जानी है, बता दो फटाफट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है। ओके डियर, बाकी आप लोगों के जो मैंने इस बार आप लोगों को बोला भी था कि आप लोगों का हार्डवेयर का प्रैक्टिकल होगा, तो सारे जने उस दिन प्रेजेंट रहना। मैंने 9 to 10 का ही सबका टाइम रखा है सबको। सिमिलरली मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों का हार्डवेयर का प्रैक्टिकल आप लोगों को करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलो। ओके डियर, थैंक यू सो मच अमन फॉर रिप्लाइंग, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग।